नमस्कार दोस्तों। लाइटनिंग, जिसको कि बिजली, तड़का, ठनका, इन सब नामों से भी जाना जाता है, हम सब जानते हैं कि यह एक नेचुरल डिजास्टर है। इस वर्ष 25 जून को सिर्फ एक दिन में बिहार और यूपी में 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें लाइटनिंग स्ट्राइक से हो गई। इस वर्ष मार्च से अब तक बिहार में लगभग 215 लोगों की मौतें इससे हो चुकी हैं। अप्रैल से अब तक 200 से ज़्यादा लोग तो यूपी में भी मारे गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, भारत में 2017 में 2885 और 2018 में 2357 लोगों की मौतें इस कारण से हुई। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि असल में होने वाली मौतों का आंकड़ा इससे ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर मौतें गांव में रहने वाले गरीब किसानों की होती है और कई बार इनकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। आइए समझते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है, भारत में इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा इतना ज़्यादा क्यों है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हम किस तरह से इस कारण होने वाली मौतों को कम कर सकते हैं। लाइटनिंग को हम कह सकते हैं कि यह जायंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। यह वोल्केनिक एरप्शंस, एक्सट्रीमली इंटेंस फॉरेस्ट फायर, सरफेस न्यूक्लियर डेटोनेशंस, हेवी स्नो स्टॉर्म्स, लार्ज हरिकेन्स और ऑब्वियसली थंडर स्टॉर्म, जिसकी हम बात करने वाले हैं, इन सब के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, इसको अपड्राफ्ट कहते हैं। वाटर के ड्रॉपलेट्स जब अपड्राफ्ट में ऊपर उठते हैं तो वहाँ मौजूद आइस के छोटे छोटे टुकड़ों से टकराते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज शेयर करते हैं। क्लाउड में नीचे नेगेटिव चार्ज रहता है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज। धरती पर भी पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है इंडक्शन के कारण। आप इसको कंघी वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। बाल में कंघी रगड़ने के बाद कंघी इसी कारण से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लाउड में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होने का यह बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। क्लाउड में चार्ज कैसे बनती है, यह अभी भी साइंटिस्ट के बीच डिबेट का विषय है। वैसे तो हवा इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर का काम करती है, मगर चार्ज का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाने से इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है और लाइटनिंग का निर्माण होता है। लाइटनिंग डिस्चार्ज में लाखों वोल्ट्स की वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। हमारे घर में मात्र 220 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर करंट फ्लो करती है। हमारे यहाँ टिपिकल हीटर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 एम्पियर करंट लेती है। जब इतनी ज़्यादा करंट हवा में फ्लो करती है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आसपास के हवा का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यह तापमान सन के सरफेस टेम्परेचर का 5 गुना है, 5 टाइम्स। इससे इतनी गर्म हवा एक्सपैंड करती है और शॉक वेव क्रिएट करती है, जिससे आसपास की हवा काफ़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होती है और यही कॉन्ट्रैक्शन हमें क्रैक साउंड की तरह सुनाई देता है। यह एयर कॉलम बाद में वाइब्रेट करता है, जिसके कारण गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। भारत में साउथ वेस्ट मानसून का आगमन अमूमन जून के महीने में होता है और पूरे देश में जुलाई के महीने तक फैल जाता है। यह मानसून सितंबर के महीने तक रहता है और हम जानते हैं भारत की इकोनॉमी डीपली मानसून सीजन पर निर्भर करती है। बारिश शुरू होने के बाद किसान खेतों को तैयार करने जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली कई बार लाइटनिंग स्ट्राइक का शिकार हो जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM भारत में फुल टाइम लाइटनिंग पर रिसर्च करने वाली संस्था है। IITM के सीनियर साइंटिस्ट SD पवार कहते हैं कि लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म की भविष्यवाणी कुछ हद तक की जा सकती है। इनकी टीम ने भारत का पहला लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क भी बनाया है, जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स को रियल टाइम में ट्रैक करती है और अगले लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडर स्टॉर्म का प्रेडिक्शन करती है। इनके नेटवर्क में ऑल ओवर इंडिया में 83 सेंसर्स लगे हैं। इसमें लाइटनिंग सेंसर्स लाइटनिंग डिस्चार्ज से उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को रिसीव करते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजते हैं। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में और भी सेंसर्स से इंफॉर्मेशन आते रहते हैं। इन सब डेटा को प्रोसेस कर लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडर स्टॉर्म इत्यादि का अनुमान लगाया जाता है। यही नेटवर्क दामिनी नाम के मोबाइल ऐप से भी लिंक्ड है, जो वार्निंग इशू करता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर में मौजूद है। इन सब के बावजूद भी
लाइटनिंग स्ट्राइक से होने वाली मौतों में कमी नहीं आई है, क्योंकि बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रभावित होते हैं उन तक स्मार्टफोन की पहुंच नहीं है, और अवेयरनेस की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 70% लोग पेड़ों के नीचे खड़े होने के कारण लाइटनिंग से भारत में मारे जाते हैं, जबकि थंडर स्टॉर्म के दौरान पेड़ों के नीचे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज CESS की रिपोर्ट है कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारे यहाँ कई ऐसे डेथ भी होते हैं जो लाइटनिंग की वजह से घरों के भीतर होते हैं। मैंने ऐसा होते देखा है। मेरे गांव में लाइटनिंग एक बांस यानी बैम्बू ट्री पर स्ट्राइक हुई और करीब 10-15 मीटर दूर में कच्चे घर में एक महिला की मौत इलेक्ट्रिकल शॉक से हो गई। इसका एक्सप्लेनेशन है, जब घरों के आसपास के पेड़ों पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो ग्राउंड से हैवी करंट फ्लो करती है, जिसके कारण घर में स्टेप वोल्टेज बनती है और इसके कारण शरीर से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाती है और मृत्यु हो जाती है। लाइटनिंग स्ट्राइक को 2 हिस्सों में बांटते हैं, घरों के भीतर और बाहर। सबसे पहले घरों के भीतर बचने के उपाय उसकी बात करते हैं। हम जानते हैं कि बिल्डिंग्स में लाइटनिंग कंडक्टर्स का इंस्टॉलेशन किया जाता है, जो कि अर्थ रहता है। इसे तड़ित चालक भी कहते हैं। जहां घरों के आसपास पेड़ लगे हों वहां घर के चारों तरफ रिंग कंडक्टर का इंस्टॉलेशन किया जाता है। घरों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस की मदद से बचाया जा सकता है, लेकिन जहां सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस न हो वहां सिंपल है कि लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के दौरान इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आइसोलेट कर दें। लाइटनिंग के दौरान और थंडरस्टॉर्म के दौरान वाटर टैप को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त अगर आसपास बिजली गिर गई तो काम तमाम हो सकता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, मोबाइल या कॉर्डलेस फ़ोन का उपयोग अगर आप घर में बैठकर कर रहे हैं तो रिस्की है। ऐसा नहीं है। अगर घरों से बाहर हो तो अब लाइटनिंग स्ट्राइक से कैसे बचा जाए। पक्के घरों के भीतर जाने की कोशिश करनी चाहिए और पेड़ों के नीचे तो कभी खड़े नहीं होने चाहिए। अगर आसपास कोई छत उपलब्ध ना हो तो उकड़ू होकर कुछ इस तरह से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती भी है तो वह करंट शरीर से कुछ इस तरह से फ्लो करेगी। करंट अगर शरीर के हार्ट से फ्लो करे तो हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं। यहाँ इस तरह से बैठने से इससे बचाव हो जाता है। कभी भी ज़मीन पर लेटना नहीं चाहिए। वही बात है, शरीर के बीच वोल्टेज डिफरेंस के कारण करंट फ्लो कर जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है और लोग मर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग अर्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा है। एक्चुअली निगेटिव चार्ज आयंस का हमेशा अपवर्ड फ्लो होता रहता है, और चूँकि लाइटनिंग जो है उसमें निगेटिव चार्ज ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो एक तरह से नेचर के द्वारा इस चार्ज को कंपनसेट और बैलेंस किया जाता है। लाइटनिंग के अर्थ एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रिकल बैलेंस 1 घंटे से कम समय में भी खत्म हो जाएगा, और इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह अभी तक निश्चित तौर पर मालूम नहीं है, परंतु आयनोस्फीयर जरूर नष्ट हो जाएगा और इसी आयनोस्फीयर से रेडियो तरंगे टकराकर वापस अर्थ लौट जाती है। इसको संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी हाइट के साथ घटती है और लगभग 30 माइल ऊपर जाने के बाद 2 पॉइंट्स के बीच वोल्टेज बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करती है, मतलब वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहती है उस हाइट पर। फाइन वेदर में अर्थ और इलेक्ट्रोस्फीयर या आयनोस्फीयर के बीच 3 लाख वोल्ट का अंतर होता है। इस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए अर्थ सरफेस पर लगभग 1 मिलियन कूलम्ब नेगेटिव चार्ज मौजूद रहता है और इतनी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है। यह नेगेटिव चार्ज एटमॉस्फेयर में जो लीक ऑफ होती रहती है, जिसे थंडर स्टॉर्म के द्वारा रिचार्ज किया जाता रहता है। एक और फ़ायदा है, लाइटनिंग के दौरान ओजोन बनाने वाले केमिकल्स का भी निर्माण होता है। ओजोन की क्या ज़रूरत है ये हम सब जानते ही हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।